साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा जीवन में। ज्योग्राफी वाले जितने भी हैं वो तो मुझे पहचानते होंगे, और जो नहीं पहचानते वो जान लीजिए कि हम ही हैं। ठीक है, आज से हम लोग मैपिंग स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखना, मैपिंग एक ऐसा विषय है जो हर एग्ज़ाम में आता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप चाहे रेलवे का एग्ज़ाम देने जाते होगे, पीसीएस का देने जाते होगे, वहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए नदियों का देश किसे कहते हैं, बताइए ये देश इनमें से किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है, बताइए ये नदी किन देशों से होकर के गुजरती है, बताइए फलाना कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप यूपीएससी में आते हैं तो वहाँ पर और अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि फलाना पहाड़ इनमें से कितने राज्यों में आता है, ये बताइए कि ये नदी ईस्ट साइड फ्लो करती है या वेस्ट साइड फ्लो करती है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो पूरे मैपिंग में न सिर्फ हम ये जानेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से किस तरीके से पूछी जाती है, बल्कि हम याद भी करेंगे। ये मेरी गारंटी है कि जब मैपिंग का सिलेबस खत्म होगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा सिलेबस नहीं है इसका, लेकिन जब भी खत्म होगा अगले 10 दिन में, 12 दिन में, 13 दिन में, जब भी, उसके बाद आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके होंगे जहां आपको पूरी मैपिंग टिप्स पर रटी होगी। ये गारंटी है, रिकॉर्डेड है, बाद में देख लेना इसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं लाइव, करण चौधरी, पंकज कुमार, पंकज, शिवशैन, जगदीश, आकांक्षा, विवेक, सोनाली, आकाश, रितेश, अमन, जितने भी लोग मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, बहुत तेज़ी से आपका ये आ रहा है, बट सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम, जय भीम, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, सब कुछ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे का सिलेबस। जल्दी से कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसमें कर लूँगा, अभी इसकी बारी नहीं आई है। आई विल मैनेज। तो साथियों, जो लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं उन्हें तो आइडिया होगा कि हमारी अप्रोच क्या रहती है। जो नए हैं वो भी धीरे धीरे जान जाएंगे। अप्रोच रहती है कि पहले समझो, फिर रटाओ, और फिर क्वेश्चन के माध्यम से चेक करो। ठीक है, तो मैपिंग में ध्यान रखना, मैपिंग दो लिहाज से करी जा सकती है। एक तो करी जा सकती है वर्ल्ड मैपिंग, यानी कि पूरी दुनिया में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कोई नदी कहाँ पर है, पहाड़ कहाँ पर है, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। और दूसरा, इंडिया की मैपिंग करी जा सकती है। ठीक है, ये बात पल्ले पड़ गई। या तो भारत की कर लो या विश्व की कर लो, दोनों से ही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो क्या हो गया स्क्रीन को? क्या हुआ, स्क्रीन आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो दो लिहाज से कर सकते हैं, और दोनों में ही दो चीज़ें हमें करनी होती हैं। एक आपकी फिजिकल मैपिंग और एक आपकी पॉलिटिकल मैपिंग। ठीक है, ये होता है भौतिक मानचित्रण, और ये आपका राजनीतिक मानचित्रण। ठीक है, ये विश्व की मैपिंग है या विश्व का मानचित्रण है, और ये आपका भारत का मानचित्रण है। बात समझ में आ गई? आप में से कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि फिजिकल और पॉलिटिकल में अंतर क्या होता है। पॉलिटिकल मैपिंग का मतलब होता है कि जब भी आप किसी देश को, किसी जगह को देखें तो उसके आसपास के बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड हों, तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल मैपिंग। जैसे जैसे अभी लिख लेना, मैं लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, पहले मुझे समझा लेने दो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे इसे ले लेते हैं, इस मैप को देखिए गौर से। इस मैप को देखने के बाद आप ये पता कर पा रहे होंगे कि कनाडा की बाउंड्री कहाँ पर खत्म हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है। आप ये पता कर पा रहे होंगे कि कौन सा देश यूएसए है। आप ये पता कर पा रहे होंगे कि मैक्सिको कौन सा देश है। आपको क्लियरली स्पष्ट है। तो जब सिर्फ और सिर्फ देशों की पॉलिटिकल बाउंड्री दर्शाई जाएं, जब ये बताया जाए कि राजनीतिक सीमाएं कौन सी हैं, तब उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैपिंग, राजनीतिक मानचित्रण। ऐसे ही एक होती है आपकी फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैपिंग क्या होती है?
फिजिकल में देशों के पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें ध्यान दिया जाता है नदियों पर, पहाड़ों पर, आपके जो ये झरनों पर, मरुस्थलों पर, इन सब पर चर्चा करी जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी राजनीतिक मानचित्रण, और फिजिकल होती है भौतिक मानचित्रण, जो कि नदियों, पहाड़ों और पर्वतों पर केंद्रित होती है। किस प्रकार से, देखिए। ये कमेंट वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा कर दे, छोटा दिख रहा था। देखिए, जैसे ये आपका पॉलिटिकल मैप है। अब इस मैप को आप अगर देखें तो क्या ये पता कर पा रहे हैं कि कौन सा देश कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? ये बात सही है कि छोटी छोटी पतली सी लकीरें आपको दिख रही होंगी, बहुत बारीक सी लकीरें, बट वो नाम मात्र की हैं। दूर से देखोगे तो क्या दिख रहा है? कुछ नीला जैसा यहाँ पर है, कुछ व्हाइट जैसा यहाँ पर है, कुछ हरे रंग का यहाँ पर है, कहीं पर हरा बहुत डार्क है, तो कहीं पर हरा बहुत हल्का है, कहीं पर आपको सफ़ेद कलर दिखाई दे रहा होगा। तो जब इस तरह से अलग अलग रंगों के माध्यम से चीज़ें दर्शाई जाएं तो उसे कहते हैं फिजिकल मैपिंग, यानी कि भौतिक मानचित्रण। ठीक है, वॉइस सही आ रही है क्या? देखना, वॉइस आपके में ही गड़बड़ आ रही होगी, यहां सही आ रही है, एक बार चेक करिए। ठीक है, तो जब भी रंगों का प्रयोग किया जाए नदी, पहाड़, पर्वत, बर्फ, मरुस्थल, ये दर्शाने के लिए, तब जो है फिजिकल मैपिंग की बात करते हैं। एक चीज। दूसरा, जब भी आप मैपिंग देखते होगे या एटलस देखते होगे तो एटलस में बगल में एक बार बना रहता है इस तरीके से, जैसे ये बार बना हुआ है, ये ऐसे ही एक बार बना रहता है एटलस में भी, जिसमें अलग अलग रंग दर्शाए जाते हैं, अलग अलग रंग दर्शाए जाते हैं। किस तरह से? देखो, इसमें तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा, आपको मैं दिखाऊं। जैसे देखिए, कभी भी आप ऐसे मैपिंग अगर देखते होंगे तो कहीं ना कुछ ऐसे ग्राफ्स बने रहे होते हैं। ये देख रहे हो, ये हाइट बता रहा है कौन सी चीज़ कितनी ऊंची है, कितनी नीची है। ठीक है, कहीं कहीं साइड में बना रहता है अलग अलग रंग का, वो रंग दर्शाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ऊंची है, कितनी नीची है। उसी प्रकार से अगर वर्ल्ड में बात करें तो किसी का रंग अगर बिल्कुल डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन, जैसे डार्क ग्रीन दिख रहा है, गहरा हरा, तो गहरा हरा का मतलब है वहां पर हरियाली बहुत ज्यादा है, वहां पर पेड़ बहुत घने हैं, जाहिर सी बात है वहां बारिश भी बहुत होती होगी, और वहां पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा होगी, वन्य जीव भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर हल्का हरा दिखाई दे रहा है तो वहां पर घास के मैदान हैं, अगर हल्का हरा दिखाई दे रहा है तो वहां पर घास के मैदान हैं, ये दर्शाया जा रहा है। कहीं पर अगर सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है तो सफ़ेद सफ़ेद का मतलब होता है कि यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। एक्चुअल में जो फिजिकल मैपिंग जो होती है, जो भौतिक मानचित्रण होता है, ये आपका सैटेलाइट से बनाया जाता है। ये इमेज सैटेलाइट से ली गई है, तो जब भी सैटेलाइट से इमेज ली जाएगी, ठीक है, उपग्रह से इमेज ली जाएगी, उपग्रह से फोटो ली जाएगी, तो इस तरह की ही फोटो आएगी। सफ़ेद सफ़ेद क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है बर्फ को। जो इस तरीके का दिख रहा है आपको ब्राउन सा, ये दर्शा रहा है मरुस्थल को, डेजर्ट को। ठीक है, जो बिल्कुल ही सपाट ऐसा पीला सा दिख रहा है, ये मरुस्थल एकदम घना मरुस्थल है, यहाँ कभी बारिश भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। यहाँ क्या है कि थोड़ा बहुत पठार वठार है, इसलिए ब्राउन जैसा दिख रहा है, एकदम पीला है, यहाँ कोई पठार वगैरह नहीं है, कोई प्लेट्यू वगैरह नहीं है। ठीक, ऐसे ही भारत में अगर इस तरफ देखोगे तो सफेद सा दिख रहा है या ब्राउन सा दिख रहा है हल्का सा, इसका मतलब ये भी क्या है? मरुस्थल है, डेजर्ट है। थोड़ा सा अगर आप साउथ में आओगे तो साउथ में देखो, ये हल्का सा ब्राउन दिख रहा है आपको, और ये डार्क ग्रीन दिख रहा है, गहरा हरा। ये भी हल्का सा, इसके कंपैरिजन में हरा ज़्यादा है लेकिन इतना हरा नहीं है। तो इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ बारिश ज़्यादा होती होगी, इसलिए वनस्पति ज़्यादा है। यहाँ बारिश उतनी नहीं हो पाती, इसलिए वनस्पति उतनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ब्राउन सा क्यों है? क्यों? बारिश सबसे कम होती है,
यहाँ पर वनस्पति और कम है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अमन चौहान, कितने दिन चलेगा सर क्लास? अरे जितने भी दिन चलेगा, 10 से 12 दिन खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। हिमांशु श्रीवास्तव, तुम 3 बजे से लाइव नहीं आए। ये जो ISPCS की फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच का ही पहला सिलेबस स्टार्ट हो रहा है आज, पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जो मैपिंग है। ठीक है ना? तो मैपिंग भी उसी का एक पार्ट है। ठीक। हिंदी मीडियम में? अच्छा, हिंदी मीडियम में बात नहीं कर रहे क्या? कौन सी मीडियम में बात कर रहे हैं? मरुस्थल, पहाड़, पर्वत, ये कौन सी भाषा है? ठीक है। तो ये आइडिया आपको लग जाना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, मान लो मैं सिर्फ रंग के माध्यम से पूछूं कि बताइए इस जोन में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पहाड़ होने चाहिए, यहाँ पठार होने चाहिए, यहाँ बर्फ गिरनी चाहिए, या मरुस्थल होनी चाहिए? रंग देख करके बताएं, कमेंट करके रंग देख के बताएं। अरे ज्योति वर्मा, वॉइस यहां से सब सही है, वहां से आप ठीक करिए अपने उसको। हाँ डेजर्ट है ना, मरुस्थल देख के ही पता लगा दिया आपने। अब मैं आपसे कहूं कि मान लो ये अफ्रीका है, देखो हम थोड़ा मैपिंग का बेसिक्स देख लेते हैं एक बार दिमाग में ये बैठ जाएगा ना कि देखते ही कैसे पहचाने, फिर हम गहराई में जाएंगे। अगर मैं आपसे अफ्रीका का पूछूं तो अफ्रीका में आप देख के पता लगा लेंगे कि साहब ये तो मरुस्थल है, बिल्कुल पीला सा दिख रहा है। ठीक है, सहारा मरुस्थल है, वो नाम उसका दूसरा, नामकरण की बात अलग है। अब मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, आप कहोगे थोड़ी घास दिख रही है हल्की हल्की, थोड़ा बीच में आएंगे तो और घनी घास दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर वनस्पति ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, तो जरूर यहाँ पर बारिश पड़ती होगी। हम कहेंगे बिल्कुल पड़ती है। आप कहेंगे कि अच्छा ये वाला जो एरिया है हल्का हरा जो है, यहाँ पर तो घास होनी चाहिए। हाँ, हम कहेंगे घास है। कौन सी घास होनी चाहिए? यहाँ सवाना घास है। कौन सी है? सवाना। बड़ी बड़ी घास होती है, मैं ज्योग्राफी में बताया था, बड़ी बड़ी जो घास होती है उसको सवाना बोलते हैं, और ये अफ्रीका की विशेषता है। अब यहाँ जो गहरा हरा दिख रहा है, यहाँ घास से भी गहरा कुछ है, यानी कि यह पेड़ है। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने के चांसेस हैं, सदाबहार वन जो पूरे साल हरे बने रहते हैं, कभी भी उनमें पतझड़ नहीं होता, वो यहाँ मिलते हैं। इस बेल्ट के थोड़ा नीचे आओगे फिर आपको घास मिलने लग जाएगी और बिल्कुल नीचे आओगे तो फिर देखो पीला सा ब्राउन सा दिख रहा है, ये फिर से मरुस्थल है, कालाहारी नामिब। बात सही है? ये आपको पता होना चाहिए। आइडिया लगता है? देखो इससे धीरे धीरे एकदम पकड़ में आ जाएगा। देखो ये बादल दिख रहे हैं, यानी कि सैटेलाइट से इमेज ली गई है, तो जब ऊपर से देखिएगा तो ऐसा दिखेगा। अब देखो यहाँ आ जाओ, ये आपका यूरोप है। ठीक है, यूरोप में देखो हरा हरा दिख रहा है सब, यानी कि यूरोप में हरियाली है खूब बढ़िया। यहाँ पर देखोगे तो कुछ सफ़ेद सा भी दिख रहा है, यानी कि यहाँ बर्फ़ पड़नी चाहिए। अब बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पर, तो यहाँ पहाड़ होने चाहिए। कौन से पहाड़ हो सकते हैं? यहाँ पर एल्प्स माउंटेन। कौन से हैं? एल्प्स माउंटेन। ठीक है, ऐसे पता लगा सकते हैं। इसके अलावे अरे भैया हमने तो पृथ्वी घुमा दी। जैसे ऊपर आ जाओ, ग्रीनलैंड है आपका। एक सेकंड में पृथ्वी को घुमा दिया हूँ, आपकी इमेजिनेशन में बैठेगी नहीं है, मुझे ठीक करने दो। ये आपका देखो, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड देख रहे हैं, सफ़ेद रंग का है। सफ़ेद रंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर बर्फ बर्फ पड़ती रहती है, यहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है। ठीक है यार, आवाज़ का ज़रा देखो, एक दो लोग कह रहे हैं आवाज़ का दिक्कत है करके। आवाज़ आपका उसमें चेक करिए उसको। ये सफ़ेद का मतलब यहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है। ठीक है, इधर अमेरिका में आइएगा, तो अमेरिका में अगर आप चेक करें तो अमेरिका में भी देखो यहाँ पर आपको ब्राउन जैसा कुछ दिख रहा है, पीला ब्राउन जैसा, यानी कि यहाँ मरुस्थल होगा, यानी कि यहाँ मरुस्थल होगा। इधर देखोगे तो आपको थोड़े से हरे रंग का पोर्शन ज़्यादा दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर घने जंगल मिलेंगे। इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको हरा रंग भी मिलेगा और कुछ सफ़ेद कलर का रंग भी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ बर्फ़ पड़ती है, यानी कि यहाँ पहाड़ होंगे और पहाड़ों की पूरी कतार होगी ऐसी लंबी, एक कतार ऐसी भी रही होगी। ऐसे आइडिया लगता है मैपिंग का। ठीक है, तो ये आपका एक आइडिया है। अब आप रंग देख के आइडिया लगा लेंगे कि कौन सी चीज़ क्या हो सकती है मोटे तौर पर। ठीक है, अरे हट जा भाई। अब अगली चीज़ पे आते हैं। देखो धीरे धीरे बेसिक्स पकड़ेंगे, फिर हम आएंगे एकदम उस पर गहराई में। देखो ये आपका इस तरीके से फिजिकल मैप। अगर फिजिकल मैप को मैं पूरी गोल अर्थ को फ्लैट करना चाहूँ तो फ्लैट करके ऐसा दिखाई देगा, वही हरा रंग,
पीला सा वाइट सा रंग, ठीक है। ये देखिए, यानी कि यहाँ पर मरुस्थल है। इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल है, ये पूरा मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, ये पूरा मरुस्थल है, देखिए, ठीक है। इसके बाद ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, ये सब मरुस्थल है। कहीं पर तप्त मरुस्थल है तो कहीं पर ठंडा मरुस्थल है, यानी कि कहीं पर हॉट डेजर्ट है, वार्म डेजर्ट है, तो कहीं पर कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट वो होता है जहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। बात सही है? सही है। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही एक चीज और पकड़ते हैं। ये इसका पिक्सल फटा फटा सा कैसे आ रहा है? इसका चलो देखिए, एक चीज और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे जूम करने की ना, पिक्सल फटा फटा सा आ रहा है। हो जाएगा ना जूम तो? कई बार आप देखते होंगे, ध्यान से देखना, अब एक दो चीज बताने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में बताता हूँ, यहाँ पर फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जैसे ये एक वाटर बॉडी है, जल निकाय है, कोई बता सकता है ये क्या है? ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ध्यान से सुनिएगा, बंगाल की खाड़ी। और ऐसे ही एक ये जल निकाय है, ये क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी। ये क्या है? अरब सागर। बात सही है। और ये पूरा क्या है? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में अगर ये मैं इक्वेटर मान लूं या भूमध्य रेखा मान लूं, तो भूमध्य रेखा के ऊपर का इंडियन ओशन जो है ये नॉर्थ इंडियन ओशन कहलाता है, उत्तर हिंद महासागर कहलाता है, और ये दक्षिणी हिंद महासागर कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई? उत्तरी हिंद महासागर ये है और दक्षिणी हिंद महासागर ये है, ठीक। ये तो हो गई एक ओवरऑल बात। अब सवाल ये है कि कई बार आपको पूरी दुनिया में कई कोनों पे ये देखने को मिलेगा, और इस पर सवाल भी बनता है, ये देखने को मिलेगा कि ये एक सागर हो गया बड़ा सा, जल निकाय हो गया, एक जल निकाय बड़ा सा ये हो गया, इसके बीच में देखो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल निकाय ये है पतला सा, ये पतला सा जल निकाय है, जल संधि है, जो इसको और इसको जोड़ता है। बताइए, ये बात समझ में आ गई? दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला एक छोटा सा पतला सा जल निकाय है, दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा ही एक जल निकाय ये है, वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है, इन दोनों को देखो पतला सा संकीर्ण रास्ता जल का ही जोड़ रहा है। ऐसे देखो, एक वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है, इनको पतला सा संकीर्ण जल का रास्ता जोड़ रहा है। ऐसे ही चेक करिए, एक वाटर बॉडी विशालकाय ये है और एक वाटर बॉडी विशालकाय ये है, इनको पतला सा संकीर्ण रास्ता ये जोड़ रहा है। तो जब भी दो वाटर बॉडीज को, दो बड़े जल निकायों को पतला सा संकीर्ण जल का रास्ता जोड़ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट, जल संधि। क्या कहते हैं? जल संधि, ठीक है। कई बार सुना होगा बाबल मांडेव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज की जल संधि, पाक स्ट्रेट, पाक की जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये आपने सुना होगा, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डेविस की जल संधि, डेविस स्ट्रेट, तो स्ट्रेट का मतलब ये, यानी कि जल संधि, जो जलों की संधि कराए, दो जल के निकायों की संधि कराए, ऐसी वाटर बॉडी, ऐसी वाटर बॉडी, ऐसा जल निकाय, जल संधि। जल डमरू मध्य भी बोलते हैं इसे, जल डमरू मध्य भी इसे बोलते हैं। बात सही है? चलिए, ये बात पल्ले पड़ गई। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। अरे ये नहीं है, ये तो अलग चीज है। अरे वो डाउनलोड होकर के कहाँ जाता है? ये रहा, ठीक है, ये रहा। देखिए, ये आपको बड़ा सा जल का सागर दिख रहा है, एक बड़ा सा सागर ये है, इन दोनों को जोड़ने वाला देखो एक पतला जल का संकीर्ण रास्ता ये है, ये है, इसी को बोलते हैं क्या? स्ट्रेट। पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेट और स्थमस क्या होती है, जल संधि और स्थल संधि क्या होती है। इसे बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, ठीक है। और ऐसे ही कभी आपको ये दिख जाए कि दो लैंड को, एक लैंड ये रहा, एक लैंड ये रहा, दो स्थलों को जोड़ने वाला, दो स्थलों को जोड़ने वाला कभी एक लैंड का टुकड़ा दिख जाए,
कभी एक लैंड का टुकड़ा दिख जाए ये, तो इसे बोलते हैं इस्थमस। इसे बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस का मतलब स्थल संधि। मैं सब लिखा दूंगा, पहले तुम दिमाग में बैठा लो, एक एक चीज कॉपी में दर्ज करा दूंगा, रुके रहो जरा 1 मिनट। इसे कहते हैं स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल संधि। स्थल संधि, स्थल संधि। अब आप कहिएगा इसका एग्जाम्पल तो बताइए स्थल संधि का। स्थल संधि का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये कैसे हटेगा, ये हटेगा, इसकी वजह से हटाते हैं हाथ से, क्या दिक्कत है। अभी टेंशन नहीं लेना, दिमाग में जितनी बातें बैठा रहा हूँ उसे बैठाइए, लिखा पढ़ी बाद में करते रहेंगे। देखो ऐसे ही आपको ये दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका। देखो इन दोनों को जोड़ने वाला एक पतला स्थल का संकीर्ण रास्ता दिख रहा है, ये जो दोनों को जोड़ रहा है, ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस। इस्थमस कौन सा? पनामा। पनामा इस्थमस, यानी कि पनामा की स्थल संधि। ये एक एग्जाम्पल है इसका। बात सही है? बात सही है? सही है? इतनी बात पल्ले पड़ गई? तो इसे कहते हैं स्थल संधि, उसे कहते हैं जल संधि। अब मैं इन दोनों के बारे में लिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप लिखेंगे ये, एक फ्रेश कॉपी खोलिएगा, फ्रेश कॉपी में सबसे पहले ये लिखिएगा, मैपिंग होता है मानचित्रण। क्या होता है? मानचित्रण। लिख लें। मैं 3:15 से ज्वाइन किया हूँ। हाँ ठीक किया है, 3:15 से ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 3:10 के आसपास की क्लास स्टार्ट हुई है। सर एक बात पूछनी है, प्लीज़ बता सकते हैं? मैप नहीं, आप सर यूपीएससी सीजीएल एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं, यूपीएससी विद ऐसे सीजीएल कर सकते हैं क्या? भाई आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, मेरा मानना है एक बार में एक ही चीज़ करें और शिद्दत से करें, अच्छे से करें। कभी भी 2 नाव में पैर रखोगे हमेशा फंसोगे। एक बार में एक काम होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? जो लोग 20 साल के आसपास के हैं उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि इस उम्र में आदमी भटकता बहुत है। वो सीजीएल भी करता है, वो यूपीएससी भी करता है, वो रेलवे भी करता है, सब करता है। आपको अगर जीवन में कुछ करना है तो पहले तय कर लेना कि मुझे इन सब में से करना क्या है, और जो करना है उसको बहुत अच्छे से करना। वरना क्या होगा, भटकते भटकते 4-5-6 साल निकल जाएंगे, और जब तक कुछ करने की अवस्था आएगी, मतलब जब तक लगेगा कि अब कुछ कर लेना ही चाहिए, अब तो डूब मरने की स्थिति आ गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये गलती हर कोई करता है, आप मत करना। तो अगर एसएससी सीजीएल और यूपीएससी एक साथ लेके चल रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बहुत ब्रिलियंट नहीं हो तो, और ब्रिलियंट हो, आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, तो फिर तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये हो गया। ये लिखने के बाद में अब हेडिंग लिखेंगे, अब हेडिंग लिखेंगे बेसिक्स ऑफ मैपिंग। मानचित्रण के मूलभूत बिंदु। कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं या बिंदु हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है, जिसकी चर्चा के बाद ही हम मेन मैपिंग पर जा पाएंगे, ठीक है? अनामिका यादव, हिमांशु सिंह, शेख फैजान, क्वेश्चन मार्क, किसी के अपने नाम में क्वेश्चन मार्क, तनवीर आलम। तनवीर आलम तुम ज्योग्राफी में भी हो ना? अनिल राव भी ज्योग्राफी में है, अंजू राठी भी है शायद, शिवसैन भी है जहाँ तक मुझे लगता है,
फिजा खान भी हैं, ये ज्योग्राफी वाले ही हैं। नेहा यादव, संगीता गौतम, ये सब ज्योग्राफी वाले हैं। महावर भी है। ज्योग्राफी वाले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लिखें जय ज्योग्राफी, जैसे मैं पहचान सकूं। जय ज्योग्राफी। हाँ, सब ज्योग्राफी वाले हैं। चलिए, बेसिक्स में हम सबसे पहले ये जानेंगे, पूरी दुनिया में आप बताओ टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप कितने हैं टोटल, कौन बताएगा? ज्योग्राफी वालों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गजब गजब। 7 कॉन्टिनेंट। लेकिन गीत तो ये है कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो 7 समुंदर गिना रही है और आप 7 कॉन्टिनेंट गिना रहे हैं, कौन ज़्यादा सही है? कॉन्टिनेंट पे अगर आप आइएगा तो देखेंगे कि कॉन्टिनेंट इस दुनिया में गिने चुने ही हैं। दुनिया बहुत बड़ी जरूर है, लेकिन गिनती कम है। 1 2 3 4 5 6, कोई रह गया क्या? 6 कॉन्टिनेंट तो मुझे दिख रहे हैं, 7वां कौन सा है? 7 ये हो गए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब 8वां कॉन्टिनेंट अभी जीलैंड या खोजा गया है, उसका क्या? आप 7 याद रखो, ये 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, और 4 बड़े महासागर हैं। 5वां महासागर सदर्न ओशियन है। महासागर कौन से हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए साहब, 1 2 3 4, ठीक है, 5वां ये सदर्न ओशियन भी एक महासागर मान लिया गया है, 5वां। तो 7 और 5 का एक आंकड़ा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं सनूप सेन, सर प्रॉब्लम प्लीज, अंकित सर प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। क्या हो गया भैया? राहुल यादव कह रहे हैं व्हाट इज कॉन्टिनेंट? इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों सर 20 दिन में समाप्त कर देना। अरे भैया, इंडिया और द वर्ल्ड में सब 10 से 12 दिन में समाप्त कर देंगे, तुम टेंशन का। थोड़े बेसिक्स और देख लेते हैं। एक होता है पेनिनसुला, पेनिनसुला, ये होता है प्रायद्वीप। पेनिनसुला का मतलब एक ऐसा स्थल का भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो, ठीक है, एक ऐसा स्थल का भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो। यहां भी जल, यहां भी जल और यहां भी जल, और ये क्या है? लैंड, स्थल। अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। स्थल जो 3 तरफ जल से घिरा हो, इसे कहते हैं प्रायद्वीप। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आ गई तो छाप लो, आ गई तो छाप लो, ठीक है। सर प्लीज़ टेक्निकल टीम को कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, टेक्निकल टीम का। अमित सिंह से बात करिए आप, टेक्निकल टीम का कोई नहीं है। समस्या क्या है आपकी, लिख के बताओ, ठीक है। ये बात। दूसरा, ये पेनिनसुला हो गया। एक होता है आपका आइलैंड, आइलैंड यानी कि द्वीप। द्वीप क्या होता है? एक ऐसा भूमि का भाग या स्थल का भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। ये क्या है? जल। एक ऐसा छोटा सा स्थल का भाग जो हर तरफ जल से घिरा हो, व्हाट इज कॉल्ड? द्वीप।
island. A small piece of land surrounded by water from all sides. हिंदी वाले लिखें, स्थल का एक छोटा भाग, स्थल का एक छोटा भाग जो हर तरफ जल से घिरा और घिरा हो, इसे क्या कहते हैं? द्वीप। लिख लें। वॉइस में ट्रैक्टर चल रहा है, अभी लाइव में सही नहीं हो सकता, बाद में ठीक करा देंगे, टेंशन मत लो। ट्रैक्टर में ब्रेक लगवा देंगे। सर यूपीएससी के लिए कौन कौन सा बुक है? यूपीएससी के लिए जो भी टीचर कराने आएंगे वो अपने हिसाब से बुक बता देंगे। जैसे मैं अभी मैपिंग कराने आया हूँ, तो मैपिंग में आपको क्या लेना है? ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस लेनी है। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस लेनी है, हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है, आप जिस मीडियम की हो उस मीडियम की ले लेना। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, ठीक है। आप कहोगे नहीं हमारे पास तो स्कूल एटलस है, उससे काम चल जाएगा। अब जो है सो उससे काम चला लेना। जिसने नहीं लिए वो ये जरूर ले लेना, क्योंकि साथ रहेगी एटलस। जब भी मैं मैपिंग कराऊं तो एटलस सामने खोल के रखना। एक तरफ एटलस होनी चाहिए, एक तरफ आपकी नोट कॉपी होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपकी लाइव क्लास चल रही होनी चाहिए। हमेशा आपकी मेज पर वो सब सामान होना चाहिए जो ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। सब खुला होना चाहिए, ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, ठीक है। काव्या सिंह प्लीज़ हेल्प। क्या हेल्प बताइए, क्या हुआ? पहले ही नोट करो आप लोग फटाफट से। सर 20 दिन में सिलेबस हो जाएगा क्या? अरे यार तुम ध्यान दो क्लास पे। ठीक है, तो ऐसा कोई छोटा सा स्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि ठीक है, मान लिया आपकी बात कि ये द्वीप है, तो महाद्वीप क्या है? तो नाम ही बता रहा है, महाद्वीप। द्वीप जो बड़ा हो, द्वीप जो बड़ा हो, महाद्वीप। तो अगला लिखना, कॉन्टिनेंट क्या होता है? ये होता है महाद्वीप, यानी कि जिसका साइज बड़ा हो। स्थल जो चारों तरफ जल से घिरा हो, ये भी जल से घिरा हो, मगर इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि आकार बड़ा होता है। किसका? स्थल का, यानी कि लैंड का। ये लिख लेना। अंतर बस इतना ही है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट में शामिल किया गया है, द्वीप में शामिल नहीं किया गया है। और यही कारण है कि अंडमान निकोबार में छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, उन्हें द्वीप बोला जाता है। ठीक है, फटाफट छापो इसे। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, ये फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। फाउंडेशन कोर्स में पहला सब्जेक्ट चल रहा है जो मैपिंग है। ठीक है, अमन शर्मा, अनुज मिश्रा, तरुण पाठक, ये लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। अब एक शब्द और देखने को मिलता है जो है आर्कीपेलागो। इसे बोलते हैं हिंदी में द्वीप समूह। ये क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। देखो, आर्कीपेलागो, देखो ये द्वीप समूह होता है। जब लाइन से कई सारे द्वीप हों, एक लाइन सी बना लें, क्रम बना लें, तो उसे आर्कीपेलागो कहते हैं। कहीं अगर मुझे ये रहा,
देखो ये और भी है क्या? देखिए, अगर इसकी चर्चा करी जाए तो कुछ इस टाइप की ये चीज़ है। जब कई सारे द्वीप समूह एक के बाद एक के बाद लाइन से लगे हों तो उन्हें कहते हैं आर्किपेलागो। क्या कहते हैं? आर्किपेलागो। अंग्रेजी में, हिंदी में द्वीप समूह ही बोलते हैं। देखो एक छोटा सा द्वीप, ये रहा ये रहा ये रहा, दिख रहा है? ये चीथड़े से दिख रहे हैं, जैसे किसी जानवर ने किसी कपड़े को फाड़ फाड़ के उसके कई सारे टुकड़े कर दिए हों। जब लाइन से ऐसे हों तो उन्हें कहते हैं आर्किपेलागो, द्वीप समूह। ठीक है, ठीक है। अमन चौहान को फोन लगाया जाए। अमन चौहान, ये दिख गया? अरे ये रहा, ये कोई और तुमने क्लिक कर दिया है। अमन चौहान लिखा तो आ रहा है, ऊपर करो थोड़ा। और ऊपर करो। अमन चौहान अपना फोन नंबर दें। हाँ, तुम सर्च कर लो, नंबर मिल जाएगा। ये रहा, ये रहा, ऊपर गया, ये रहा, 88। फोन करो। ठीक है, ये है आपका आर्किपेलागो। अब अगर बात करी जाए आर्किपेलागो का, अगर मैं जापान में दिखाऊं, देखो जापान पूरा क्या है? एक द्वीप समूह ही तो है। जापान क्या है? जैसे आप ये जापान का फोटो देखते हो, जापान एक द्वीप समूह है एक तरीके से देखा जाए तो। किस तरह से है? इसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो मिलकर के जापान को बनाते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं जो जापान को मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, इसको भी कहते हैं आपका आर्किपेलागो। आर्किपेलागो। कॉल तो करो, पूछो क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्यों परेशान है। देखो जापान में भी आपको कई द्वीप दिखेंगे, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? ये सब द्वीपों का समूह जब लाइन से हो, जैसे अंडमान निकोबार आप देखते हो, ठीक है, तो वो भी आपका एक तरीके से आर्किपेलागो ही है। ठीक है, इसको अमन चौहान नाम था ना? अमन चौहान फोन उठाएं। तो ये क्या होता है? द्वीपों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है ना? दैट इज अ चेन ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल जापान, यानी कि उदाहरण जापान, लिख लें। ठीक है, सही है, बात सही है। ये आर्किपेलागो लिख लिया। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताइए पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, बता लेंगे? जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए द्वीप क्या होता है, तो बता देंगे छोटा सा लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। कोई पूछेगा महाद्वीप क्या होता है, एक बड़ा सा लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। कोई कहेगा आर्किपेलागो क्या होता है, तो बता देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फंसोगे तो नहीं कभी। आर्किपेलागो को हिंदी में द्वीप समूह ही बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए लिखाना पड़ता है, हिंदी वाले तो नाम से पहचान जाएंगे।
अब लिखो अगला, ऐसे लाइन खींचो, इधर लिखो स्ट्रेट और इधर लिखो स्थमस। स्थमस। स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जल संधि या जल डमरू मध्य, ठीक है, जल डमरू मध्य। और इसे बोलते हैं स्थल संधि। स्थल संधि, स्थल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य, स्ट्रेट और स्थमस। स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसा जल का रास्ता जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता हो, यानी कि वाटर बॉडी, और ये क्या है? जल निकाय यानी वाटर बॉडी। तो एक ऐसा जल का रास्ता जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता हो उसे स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे लिख दूं। ठीक है, सही है, ठीक है। काव्या सिंह, क्या हुआ सर? मेरा नंबर क्यों नहीं शो हो रहा? क्या कोई दिक्कत क्या आपकी, बताइए, अभी सॉल्व कर दी जाएगी। हिंदी में से लिखें, जल का संकीर्ण रास्ता, हिंदी में जल का संकीर्ण रास्ता, जल का संकीर्ण रास्ता जल का संकीर्ण रास्ता जो दो बड़े जल निकायों को, जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता हो, बात सही है, दो बड़े जल निकायों को जोड़ता हो। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जो यहां पर है, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक जल संधि। ऐसे ही होती है स्थमस। स्थमस क्या होता है? एक ऐसा नैरो piece of land connecting two large land masses। ठीक है, क्या लिखेंगे? संकीर्ण स्थल मार्ग जो दो बड़े स्थल भागों को, क्या हो गया, जोड़ता हो। लिखें, हिस्ट्री का क्लास है सर 4 बजे से, विवेक कुमार सिंह। कोई बात नहीं, इतिहास इतिहास रहेगा। ठीक है, अभिषेक सही है। राइटिंग पतला लिखूं? अरे पतला बेकार लगता है, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैं डॉक्टर टाइप राइटिंग लिखता हूँ। सर मैं बीए इंग्लिश कर रहा हूँ, हिंदी से कर सकता हूँ कि? हाँ, आपका मीडियम देखो, आपका मीडियम कोई भी रहा हो आज तक, अंग्रेजी रहा हो, हिंदी रहा हो, उर्दू रहा हो, तमिल रहा हो, कुछ भी रहा हो, यूपीएससी में आप कोई भी मीडियम ले सकते हो।
ऐसा कुछ नहीं है कि आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते आए हो तो अंग्रेजी लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि जो भी मीडियम ले रहे हो उसमें लिखना तो जानते हो कम से कम। आप हो अंग्रेजी मीडियम के और ले हिंदी मीडियम लिया और हिंदी में लिख नहीं पा रहे तो क्या मतलब है? हिंदी कम से कम जानते तो हो, एक चीज़। दूसरा, आपने बीए किसी सब्जेक्ट से किया हो, एमए किसी सब्जेक्ट से किया हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते आए हो आज तक, कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शनल आप कुछ भी ले सकते हो। यूपीएससी की वेबसाइट में ऑप्शनल सब्जेक्टों की एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आप एज अ ऑप्शनल ले सकते हो। बात समझ में आ गई? ये कभी भी ऑप्शनल लो तो एकदम से मुंह उठा के मत ले लेना, पहले अपने 3-4 सब्जेक्ट हो जाने देना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर वगैरह वगैरह वगैरह। जब 3-4-5 सब्जेक्ट हो जाएं, तैयारी करते हुए 4-5 महीने हो जाएं, या आप एकदम से पहले से तैयार हो, तभी जाके ऑप्शन लेना। एक तो विद्यार्थी वो होता है जो पहले से क्लियर होता है कि यार मैं ज्योग्राफी करता आया हूँ, मैं ज्योग्राफी में स्ट्रांग हूँ, मैं ज्योग्राफी अच्छी कर सकता हूँ, तो क्लियर से ज्योग्राफी लेनी चाहिए। कोई है जैसे पता है मैं हिंदी में स्ट्रांग हूँ, हिंदी पढ़ता आया हूँ, हिंदी में कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी ले लेनी चाहिए। कोई भटका हुआ सा है कि सर हिस्ट्री लें कि ज्योग्राफी लें, पॉलिटी लें कि वो लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लें, तो उसमें थोड़ा सा वेट करें, वो देखे हर सब्जेक्ट को, उसके बाद चयन करें। सब्जेक्ट हमेशा वही लें जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जिसके आंसर आप लिख पाएँ, जिसके क्वेश्चन आपको समझ में आते हो, जिसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, जिसका टीचर आपके पास अवेलेबल हो, और जिसके जो है मार्क्स वगैरह भी ठीक ठाक आ जाते हों यूपीएससी में, तब जाके ऑप्शनल तय करना चाहिए। ऑप्शनल 10 दिन में तय नहीं होता, ऑप्शनल तय करने में कई बार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बात सही है? तनवीर आलम, काव्या सिंह, क्या दिक्कत है आपकी? मैं बात ही नहीं समझ पा रहा। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या? विवेक कुमार यादव, सर आप बिल्डिंग यूनिवर्स क्या कह रहे हो? ठीक है, ये 2 चीजें लिख ली आपने, ये 2 चीजें समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल लिख लें। इसका एग्जाम्पल है पनामा स्थमस, पनामा स्थमस, स्थमस यानी कि पनामा स्थल संधि। ठीक है, ये लिख लें। सर हिंदी लिटरेचर, हाँ हाँ कोई भी ले सकते हो। अब सही है कि नहीं मेरे से मत पूछो, वो आप डिसाइड करोगे, मैं कैसे कह दूं? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अंकित दुबे है। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि मसला क्या है। ठीक है, मैं कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, नए नए आए हैं। सुनो, यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में आपके 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है आपकी प्री, फिर होती है आपकी मेंस, और फिर होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू। प्री में भी 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। जीएस के पेपर में आपको पता ही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट ये सब आते हैं। सीसेट में आपका आता है मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, मानी कि पैसेज आता है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है। सीसेट में आपको सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं। ये अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो कोई मतलब नहीं जीएस का। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, फिर जीएस में 200 मार्क्स का पेपर होता है ये, और 100 सवाल आते हैं, और 100 सवाल में से फिर मेरिट बनती है डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी क्या पोजीशन है। मैंने आपको ज्योग्राफी की पहली क्लास में बताया था कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि प्री की कट ऑफ समय के साथ कम होती जा रही है। जैसे जैसे आज संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, कोचिंग क्लास बढ़ती जा रही हैं, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कट ऑफ कम जाती जा रही है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यूपीएससी को जो ब्रेन चाहिए वो उसी ब्रेन को लेगा। आज की भागती दौड़ती डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में वो ब्रेन बहुत कम बचा है जो इसे चाहिए, इसलिए वो ब्रेन जो कम बचा है उतने नंबर नहीं ला पा रहा जितने पहले आ जाते थे, इसलिए कट ऑफ कम जा रही है। ठीक है, ये एक अलग विषय है। जीएस में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो भी आप पढ़ेंगे। फिर मेंस होता है, अगर ये पार कर लेते हैं तो मेंस में पहुंचते हैं। मेंस में पेपर होते हैं जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। जीएस 4, जीएस 1 में भी कुछ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्टों का समूह है जिसे मिलाकर के जीएस 1 बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। जीएस 2 में भी आपका पॉलिटी वगैरह, गवर्नेंस वगैरह वो सब है। जीएस 3 में आपका एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, ये सब, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब है। और जीएस 4 में आपका एथिक्स रहता है।
पूरा का पूरा एक पेपर ये एथिक्स का 250 नंबर का, ये सब 250 नंबर के होते हैं। प्लस इसमें एक पेपर होता है ऐसे का अलग से 250 नंबर का, और प्लस इसमें पेपर होता है ऑप्शनल का। ऑप्शनल में सब्जेक्ट एक होता है लेकिन उसके पेपर दो होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब ये आपकी मर्जी है कि इसको लिखने के लिए आप हिंदी मीडियम चुने, चाहे अंग्रेजी मीडियम चुने, चाहे कोई सा मीडियम चुने। ऑप्शनल आपकी मर्जी है, कोई भी चुन लें, बशर्ते यूपीएससी की उस लिस्ट में होना चाहिए वो, और मीडियम भी लिस्ट में होना चाहिए। ऐसे हो गया, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, प्लस इसमें 2 लैंग्वेज के पेपर और होते हैं, जिनमें से एक तो अंग्रेजी होगी और दूसरी आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। जनरली लोग दूसरा वाला हिंदी लेते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के ही हैं सब, उर्दू तो ले नहीं पाओगे, तो क्वालिफाइंग होते हैं दोनों। बहुत से लोग क्या करते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, सब कुछ पार हो जाता है उनसे, लेकिन इसी में फंस जाते हैं। हिंदी मीडियम का विद्यार्थी तो अंग्रेजी में फंस जाता है, अंग्रेजी मीडियम का है तो हिंदी में फंस जाता है, उनको ही दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैं हिंदी मीडियम वालों से कहता हूं कि जब अंग्रेजी यहाँ लिखा करो तो थोड़ा कोशिश किया करो समझने का, और अंग्रेजी वालों से कहता हूं कि जब भी हिंदी लिखा करो तो थोड़ा कोशिश किया करो समझने का, क्योंकि व्हाट्सएप के ज़माने में आप देवनागरी लिखना ही भूल गए। आपसे आज कहा जाए कि आपसे मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप इसे पता कैसे लिखते हो? आपका नाम क्या है। ये व्हाट्सएप की जो लैंग्वेज आप सीख गए हो, तो अंग्रेजी मीडियम वाले हिंदी आज लिख भी नहीं पाते हैं, स्थिति वो हो गई है उनकी। मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत देखा हूँ इस चीज़ को। तो इतनी बुरी स्थिति है कि इनका किसी का ये नहीं निकलता तो किसी का ये नहीं निकलता, वो यहाँ फेल हो जाते हैं, तो पूरी जो मेहनत है धरी की धरी रह जाती है। उसके बाद इन सब नंबरों का एक कट ऑफ निकाल करके ये तय किया जाता है कि आप इंटरव्यू में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिर आप इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, और इंटरव्यू पास करने के बाद फिर मेरिट बनती है जॉइंट, जिसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स गिने जाते हैं। उसके बाद उसमें से फाइनली आदमी सेलेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि आप हिस्ट्री की क्लास आ रही है, हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप अभी रहने दीजिए, तो रहने देते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं नाम क्या है, नाम ये है, दोबारा मत पूछना। कराते क्या है? ज्योग्राफी कराते हैं, सुबह के बैच में लगभग 1-1.5 महीने से चल रही है, वो ख़त्म होने वाली है अगले 10-15 दिन में। ठीक है, इसके आगे हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इंग्लिश मीडियम की इंटरव्यू कोच भी हो सकता है आपका, ठीक है। इंटरव्यू कैसा हो सकता है, कल मिलते हैं ठीक 3 बजे। सब लोग आ जाना लाइव क्लास में, हम लोग पूरी मैपिंग याद करेंगे। कल हम शायद स्टार्ट कर देंगे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।